नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे, कल चर्चा किए थे 12th फिजिक्स की 14 चैप्टर के बारे में कि यह 14 चैप्टर कहां से आया है, कैसे आया है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे 12th फिजिक्स का। हमारा चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। और विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो इसमें दो शब्द आया है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। हम लोग फर्स्ट शब्द पर चर्चा करेंगे, विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश। फर्स्ट वर्ड, ये जो आवेश है, आवेश कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये कल हम डिस्कस किए थे कि पदार्थ का दो मूलभूत गुण होता है। पहला गुण होता है द्रव्यमान और दूसरा गुण होता है आवेश। और द्रव्यमान के बारे में हम चर्चा किए थे कि द्रव्य की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। और द्रव्य की मात्रा, द्रव्यमान पर आधारित 11th का जो फिजिक्स था, 11th के पूरे फिजिक्स में हम लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं और वस्तु में द्रव्यमान के कारण क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे गति होता है, ये सारी बात हम 11th में चर्चा कर चुके थे। और इस 12th फिजिक्स में हमको सिर्फ पढ़ना है पदार्थ का एक मूलभूत गुण आवेश, और इसी आवेश पर पूरा 12th फिजिक्स, पूरा फिजिक्स स्थापित है 12th का। हम लोग देखेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। आवेश क्या है, तो आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण यह किसी वस्तु को आकर्षित तथा विकर्षित करता है। आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करता है तथा विकर्षित करता है। यानी आवेश किसी वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है, नहीं तो विकर्षित कर सकता है। आवेश का ऐसा नेचर है। आवेश की बात करते हैं तो आवेश को इंडिकेट करते हैं, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। दूसरी बात, आवेश की बात करते हैं तो इसका परिमाण विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या चीज, तो I गुने में T, जहां पे I होता है इलेक्ट्रिक करंट और T होता है क्या चीज, टाइम। अर्थात Q का फॉर्मूला बन गया है IT। Q बराबर क्या चीज, IT।
इस आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी इंडिकेट करते हैं, यानी स्मॉल क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आई टी, जहां पे आई होता है विद्युत धारा और टी होता है समय। यहां से इसका अगर ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, तो ऐसा यूनिट के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि ऐसा यूनिट अगर निकालना होता है तो किसी भी चीज का, तो उसका फॉर्मूला में आई जो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वह होता है एम्पियर, जिसको इंडिकेट करते हैं ए से, और स्मॉल टी यानी टाइम है, टाइम को इंडिकेट करेंगे सेकेंड से, यानी ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब बोला जाता है, कूलम्ब बोला जाता है, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से, अर्थात आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम्ब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे थे आवेश, आवेश की बात करते हैं तो अपने आप में आवेश को इंडिकेट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से आवेश होता है, अपने आप में आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब, ये यहाँ तक देख चुके थे। और आवेश यानी क्यू का जो फॉर्मूला आया था, क्यू इज इक्वल टू आया था आई टी, क्यू बराबर आई टी। यहाँ से इसका ऐसा मात्रक निकाले तो एम्पियर सेकेंड निकला तथा इसका ऐसा मात्रक, एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, कूलम्ब, अर्थात आवेश का ऐसा मात्रक है कूलम्ब। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं बीमा, बीमा। और आवेश का जो बीमा होता है वह बीमा होता है ए, विद्युत धारा का ए और समय का टी, ए टी, या फिर विद्युत धारा का होता है आई और समय का होता है टी, यानी आवेश का जो बीमा होगा ए टी होगा या फिर आई टी होगा। और कुछ न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कुछ डाटा देख लेते हैं। डाटा देखना है तो डाटा देखने के लिए हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स कुछ कणों का द्रव्यमान, कणों का आवेश, चार्ज ऑफ सम पार्टिकल कुछ कणों का आवेश, जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश अगर लिखना है, आवेश लिखना है तो इंडिकेट करेंगे हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, और नीचे लिखेंगे ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मान होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार ये चीज आता है। दूसरा देखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन इंडिकेट करेंगे क्या चीज से, तो क्यू और नीचे पे लिखेंगे पी, और इसका मान होगा +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। तीसरा देखेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का आवेश का सिंबल होगा क्यू और नीचे पे अल्फा, क्यू अल्फा। इसका मान होता है +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। अल्फा पार्टिकल के बाद हम लोग देखेंगे बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल का जो आवेश होगा इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग क्यू और नीचे पे बीटा, क्यू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब।
तो ये 4 कण हैं जिसका आपको आवेश बार बार क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल बनाते समय बार बार आएगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का जो आवेश होगा वह होगा +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अल्फा पार्टिकल का जो आवेश होगा वह होगा +3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और बीटा पार्टिकल का जो आवेश होगा वह बीटा पार्टिकल का आवेश होगा -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब एडिशनल जानकारी है जो कि बुक में नहीं मिलता है और ये क्वेश्चन में बार बार आता है। कभी पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल इतना है तो इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जानकारी होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का जो आवेश होता है वह 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है और बीटा पार्टिकल का जो आवेश होता है वह -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आवेश का जो यूनिट होता है एसआई मात्रक कूलम होता है और इसके अलावे आवेश का बहुत सारा मात्रक होता है जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग अदर यूनिट्स, अदर्स यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का अन्य मात्रक आवेश का अन्य मात्रक। सबसे पहला मात्रक हम लोग देखेंगे आवेश का जो सीजीएस मात्रक है EMU। फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और दूसरा यूनिट हम देखेंगे जो कि अपने आप में ये भी सीजीएस मात्रक है, इसका नाम होता है ESU और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU की बात करते हैं तो EMU का एक और नाम होता है, EMU को बोलते हैं हम लोग एब कूलम और इस एब कूलम का जो मान होता है वह 10 कूलम होता है। एब कूलम का मान याद रखना है कि एक EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम। यहाँ पे ESU की बात करते हैं तो ESU का भी एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट कूलम। और इस स्टेट कूलम का जो मान होता है वह स्टेट कूलम का मान होता है 1/3 गुने 10 की पावर 9 कूलम। दिमाग में रखना है। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कहता है, एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ा मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है 96,500 कूलम फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, जिसका मान है 96,500 कूलम। आगे हम देखेंगे एम्पियर हावर शॉर्ट में इसको AH भी बोलते हैं। एम्पियर हावर हम लोग बोलते हैं एम्पियर हावर आवेश का ही यूनिट है और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि 2 एम्पियर हावर आवेश है। इसका मतलब है कि एम्पियर हावर का मान होता है 3600 कूलम। याद रखना है एम्पियर हावर का मान क्या होता है 3600 कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम। यहाँ तक देख लिए हम लोग। देखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार की होती है जिसको हम लोग देखेंगे आज।
आवेश के प्रकार देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि आवेश होता क्या है। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आवेश किसी वस्तु का एक मूलभूत गुण होता है जिसके कारण या तो किसी वस्तु को यह आकर्षित कर सकता है या नहीं तो विकर्षित कर सकता है। और आवेश की प्रकार की बात करते हैं तो आवेश दो प्रकार की होती है। एक होता है धनावेश, धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश की बात करते हैं तो धनावेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है सो सुनिए। यदि कोई पदार्थ, पहले आवेश की बात करते हैं, धनावेश को समझने के लिए एक चीज देखते हैं। एक परमाणु है सोडियम, या फिर कोई अन्य परमाणु भी ले सकते हैं आप, सोडियम परमाणु। अगर यह उदासीन परमाणु है तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें और 11 प्रोटॉन होगा। ऐसा करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो अब इलेक्ट्रॉन बचेगी कितना, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लिए हैं। यदि ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन से तो बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन निकालना संभव है नहीं जनरली अगर देखा जाए तो, यानी प्रोटॉन की संख्या वही है, प्रोटॉन की संख्या है 11 प्रोटॉन। अब चूंकि पहले विद्युतीय रूप से अगर देखा जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब पहले अभी दिखाया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह +1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने आप को, दोनों अपने आप को निरस्त कर देंगे, जिसके कारण यह अपने आप में उदासीन परमाणु माना जाएगा। उदासीन मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं कि इस 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में सोडियम परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 11 प्रोटॉन बचेगा। अब 11 प्रोटॉन बचेगा जिसके कारण एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इस पर होगा क्या चीज, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज कहने का मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 को प्रोटॉन को निरस्त कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, मतलब सिंगल बच जाएगा क्या चीज, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन बचेगा, इसका मतलब ये है कि यदि किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, निगमन कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति पर उस पदार्थ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि धनावेश क्या है, तो धनावेश है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। और कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो धनावेश। सेम इसके अगर विपरीत देखा जाए तो ऐसा तो संभव है नहीं कि प्रोटॉन को हम निकाल सकते हैं। ऐसा कर देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल देते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है यार, जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन हम करते हैं तो अब हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसा डाल देते हैं कंज्यूम करके कि 12 इलेक्ट्रॉन, पहले तो उदासीन था, अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके पास है 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को निरस्त करेगा, लेकिन इसमें बच जाएगा एक्स्ट्रा क्या चीज, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअली होता है कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, जिसके कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ पर आता है तो ऐसी स्थिति में पदार्थ पर उत्पन्न होता है ऋणावेश। और ऋणावेश की घटना में होती क्या है, तो ऋणावेश की घटना में होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ में आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश में होगा क्या चीज, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऐसी स्थिति पर हम बोलेंगे कि पदार्थ पर उत्पन्न हो रहा है ऋणावेश। आवेश दो तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होगा, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर उत्पन्न होगा धनावेश। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति पर उस वस्तु पर उत्पन्न होगा ऋणावेश। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसमें दो तरह का नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है पदार्थ का मूलभूत कण। हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के 3 मूलभूत कण, मौलिक कण होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया। और ऐसा बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टूटा तो उस कण का नाम है क्वार्क में टूटा, उसका नाम है क्वार्क।
क्वार्क। अब क्वार्क की बात करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, एडिशनल जानकारी है। अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो ऐसी स्थिति इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही क्यों होता है, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज ही क्यों होता है, इसको देखने के लिए हम जानेंगे क्वार्क। क्वार्क क्या होता है सो सुनिए। सबसे पहले पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है, तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु सबसे पहले इस डाल्टन इस पर चर्चा किए थे कि परमाणु टूटने वाला कभी होता नहीं है, तो परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जो पदार्थ परमाणु को भी तोड़ दिए, और परमाणु को तोड़ा तो ऐसी स्थिति में उसमें बहुत सारा कण निकला जो कि मूलभूत कण माना गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही क्यों आया और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज ही क्यों आया, इसकी चर्चा अगर की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब टूट गया था तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बना है। इसकी मतलब बाद में यह मौलिक कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी टूटा, और वह टूटा था क्वार्क में। और क्वार्क की बात करते हैं तो क्वार्क दो प्रकार का होता है। क्वार्क दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अप क्वार्क, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की बात करते हैं तो अप क्वार्क पर जो होता है चार्ज वह +2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क की बात करते हैं तो डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है वह -e/3 होता है। अब इसी दो चीज से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही क्यों होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज ही क्यों होता है, इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या चीज से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की दोनों में से किसी एक चीज से मिलकर बना होगा। हमको इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर पहले से देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और यह चार्ज माइनस में क्यों आया है, चूंकि यह क्वार्क से मिलकर बना है। और क्वार्क दो तरह का होता है, एक तो अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की बात करते हैं तो अप क्वार्क पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क की बात करते हैं तो डाउन क्वार्क पर माइनस चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और अप क्वार्क का मान होता है +2e/3, और डाउन क्वार्क की बात करते हैं तो डाउन क्वार्क का जो मान होता है -e/3। और इस E की बात करते हैं तो ये जो E होता है और ये E जो होता है इसको बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश E क्या होता है, तो E होता है मूल आवेश। और इस मूल आवेश की बात करते हैं तो शुरुआती में जब क्वार्क की हमको जानकारी नहीं थी तो ऐसी स्थिति में परमाणु का मौलिक कण मान लिया गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चूंकि क्वार्क की बात करते हैं तो क्वार्क अस्थायी कण है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को ही माना गया था। और इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश निकला था वह निकला था -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्वार्क दो चीज से मिलकर बना है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इसके अंदर हमको जाना नहीं है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मान +2e/3 और डाउन क्वार्क की बात करते हैं तो -e/3 होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बना है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और प्रोटॉन की बात करते हैं तो यह दोनों अपने आप में क्वार्क से ही मिलकर बना है। और क्वार्क में दो तरह का क्वार्क होगा, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इलेक्ट्रॉन जो बना है 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। 3 डाउन क्वार्क कहने का मतलब ये है कि -e/3, -e/3, ये तीनों को अगर आप ऐड करते हैं जनरली तो ऐड करते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा -e और -e मिलकर बन जाएगा -3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिलेगा -e। और इस e का वैल्यू अभी हम आपको बताए हैं कि माइनस हो जाएगा, और e का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम इतना होता है। अभी बताएं प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है। अप क्वार्क कहने का मतलब ये है कि +2e/3, +2e/3, और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, मतलब -e/3। ये दोनों चीज से मिलकर बना है। +2e और +2e 4e हो जाएगा। अब 4e में से -e यानी एगो e घटा लीजिएगा तो ऐसी स्थिति में बचेगा क्या चीज, 3e। और 3e पॉजिटिव में 3e बटे में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा +e। और +e कहने का मतलब ये है कि +1.6 × 10⁻−19 कूलम। यदि आपको अगर कोई व्यक्ति पूछता है
कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही क्यों होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज ही क्यों होता है, तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है और प्रोटॉन जो होता है 2 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और मिटाते हैं, ये एडिशनल जानकारी है जो कि आपके बुक में नहीं मिलेगी। और देखते हैं आगे हम लोग आवेश का नेचर। आवेश का नेचर कैसा होता है, आवेश की प्रकृति क्या होती है, वो हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग आवेश के प्रकार के बारे में अगर देखें तो आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसका अगर उदाहरण देखा जाए दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में अगर आप पेन से बाल को घर्षण कराते हैं तो ऐसी स्थिति में बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर पेन पर चला आता है, जिसके कारण पेन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाल में पॉजिटिव चार्ज होता है। और पेन को जब हम हाथ पर रखे छोटे छोटे कागज के टुकड़े को जब पेन पर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे कागज के टुकड़े पेन से सड़ जाते हैं। और कुछ और उदाहरण जैसे इबोनाइट रड उदाहरण लिख देते हैं। जैसे में अगर उदाहरण देखा जाए तो सबसे पहले उदाहरण अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि इबोनाइट रड को अगर घर्षण कराया जाए, इबोनाइट रड को घर्षण करा देते हैं हम लोग बिल्ली के खाल से, बिल्ली के खाल से। मतलब इबोनाइट रड को हम अगर घर्षण कराते हैं बिल्ली के खाल से तो ऐसी स्थिति में होता क्या है सो सुनिए। तो इबोनाइट रड पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इबोनाइट रड पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बिल्ली के खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इबोनाइट रड पर आ जाता है, जिसके कारण इबोनाइट रड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इबोनाइट रड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण इस पर चार्ज उत्पन्न होता है निगेटिव, और बिल्ली के खाल हो जाता है पॉजिटिव। क्योंकि हम अभी बताएं कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ पर उत्पन्न होगा धनावेश, और यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि उस पर उत्पन्न हो रहा है ऋणावेश। अब इबोनाइट रड में चूंकि इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि इबोनाइट रड पर कौन सा आवेश आ जाता है, निगेटिव चार्ज, और बिल्ली के खाल पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। इतना हम लोग देख लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, दूसरा एक एग्जाम्पल, तो आप ग्लास रड देखे होंगे। ग्लास रड मतलब कांच का छड़, कांच का छड़ अगर इसको हम घर्षण कराते हैं ऊनी या रेशमी कपड़ा से, ऊनी या रेशमी कपड़ा से, ऊनी या रेशमी कपड़ा से, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊनी या रेशमी कपड़ा पर चला जाता है। कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊनी या रेशमी कपड़ा पर चला जाता है, जिसके कारण ऊनी या रेशमी कपड़ा का मान, ऊनी और रेशमी कपड़ा पर जो आवेश होता है वह निगेटिव चार्ज आ जाता है और कांच का छड़ अपने आप में हो जाता है पॉजिटिव। मतलब यह है कि अगर कोई पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है या कोई पर ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, तो धनावेश उत्पन्न उसी वस्तु पर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश उसी वस्तु पर उत्पन्न होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। या फिर यूं कहें तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर उत्पन्न होता है पॉजिटिव चार्ज, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर होता है निगेटिव चार्ज उत्पन्न। ये भी बात आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज ही क्यों होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन की बात करते हैं तो 2 अप क्वार्क तथा 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम देखते हैं आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की नेचर की बात करते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करता है। मतलब इसके बीच हमेशा विकर्षण बल लगता है, और एक पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। या फिर ऐसे कहें कि दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, तो दो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल कहने का मतलब ये है कि विकर्षित करता है, मतलब दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है जबकि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब यहां से एक क्वेश्चन अगर हम आपको दे, क्वेश्चन क्या होगा सो सुनिए, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि कोई कण ए कण बी को आकर्षित करता है तो कण बी का प्रकृति क्या होगा यदि ए पर धनावेश है। ए पर धनावेश है और ऑप्शन है आपके पास, पहला ऋणावेश, दूसरा धनावेश, तीसरा वस्तु उदासीन है और चौथा बात करते हैं तो चौथा इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप बताइए कि यदि कोई ए कण बी को आकर्षित करता है, कण ए कण बी को आकर्षित करता है तो कण बी की प्रकृति क्या होगी यदि कण ए पर धनावेश है। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी बनाइए। तो अब देख रहे थे कि कण ए जो है कण बी को आकर्षित करता है, तो बी की प्रकृति पूछा गया है। बी का प्रकृति क्या है यदि ए पर धनावेश है। तो ऐसी स्थिति पर निश्चित तौर पर आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अगर होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा और निगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे निश्चित तौर पे आपका जो उत्तर होने वाला है वह उत्तर होने वाला है ऋणावेश, क्योंकि अगर ए की प्रकृति की बात करते हैं, यदि ए पर धन आवेश होगा तो बी पर निश्चित तौर पर ऋण आवेश होगा। यदि ए पर धनावेश होगा तो बी पर निश्चित तौर पर ऋण आवेश होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कागज के टुकड़े की बात करें तो कागज के टुकड़े अपने आप में होता है अनावेशित। अनावेशित कहने का मतलब उदासीन, फिर भी वह किसी आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित हो जाता है। ऐसी स्थिति पर इसका उत्तर दो हो सकता है, एक तो ऋण आवेश और दूसरा उदासीन। ये दोनों मल्टीपल क्वेश्चन है और दोनों उत्तर हो सकता है, यानी कण बी या तो निगेटिव हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है। ये दोनों स्थिति में कण ए जो है, यदि कण ए पर धनावेश है तो दोनों स्थिति में ऋण आवेशित को भी आकर्षित करेगा और अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित करेगा। और आवेश का नेचर भी होता है, किसी वस्तु को या तो वो आकर्षित करेगा नहीं तो विकर्षित करेगा। वस्तु उदासीन हो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि यदि किसी वस्तु उदासीन है तो इसको आकर्षित करेगा विकर्षित करेगा, तो उदासीन वस्तु को भी आवेश आकर्षित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।